गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका कॉमर्स क्लासेस में। ये वीडियो जो बच्चे क्लास 11th में न्यू सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, जिन्होंने कॉमर्स अकाउंटेंसी में, उन्हें क्या किन बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें कौन से टर्म्स, कौन सी शब्दावली उन्हें आनी चाहिए, इसकी नॉलेज आज आपको मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगी। देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जब भी हम अकाउंट्स सॉल्व करते हैं, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये हमें बार बार ये रिपीट होते हैं। और अगर हम इनके बारे में पहले से अच्छे से इनका मीनिंग जान लें तो हमें आगे का प्रोसेस जो भी है उसे समझने में बहुत आसानी होती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ, पहला जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि व्यापारिक लेन देन, व्यावसायिक लेन देन। क्या होते हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन? सभी बिजनेस कोई नया शब्द नहीं है। कई के पेरेंट्स, कई फैमिली बिजनेस चलता होगा, तो आप जानते हैं कि जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं, जो भी खरीदारी करते हैं, जो भी सेल करते हैं, ये सारी चीजें होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांजैक्शन मतलब कि कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है। देयर इज एन एक्सचेंज, मतलब बिना आपस में लेन देन किए कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक शब्द है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि व्यापारिक लेन देन। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, ये हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होगा। यानी कि अगर आप पैसे को देकर कुछ प्राप्त करते हैं तो वो आपका जो लेन देन हुआ वो हुआ व्यावसायिक लेन देन, व्यापारिक लेन देन। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है अकाउंट, यानी कि खाता। ये टर्म भी आपके लिए ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने सुना होगा, बट प्रॉपरली अकाउंट्स क्या होता है ये आप नहीं जानते होंगे। तो अकाउंट का मतलब होता है कि जितने भी हम ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जितने भी बिजनेस रिलेटेड अकाउंट्स है, जैसे कि सेल, परचेज, किसी भी डेटर का, किसी भी क्रेडिटर का अकाउंट, जब हम एक खाते के रूप में बनाते हैं, खाता यानी टी फॉर्म में ये खाता बनता है, इस फॉर्म में हम बनाते हैं, उसे बोलते हैं अकाउंट। तो एक प्रकार से ये लेखा जोखा होता है और हिसाब किताब का एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप ये जानते हैं कि किसका कितना लेन देन बकाया है या आने वाला है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है कैपिटल, यानी कि पूंजी। कैपिटल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, अभी क्लास 11th में आप आए हैं तो सबसे पहले आप यही पढ़ेंगे कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस्ड बिजनेस यानी कि व्यापार शुरू हुआ। तो जब भी व्यापार शुरू किया जाता है और जो रोकड़, जो कैश पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में जो कैश जो बिजनेस में लगाया जाता है उसे कहते हैं कैपिटल। ये जरूरी नहीं केवल कैश को हम कैपिटल बोलेंगे। कैश के अलावा अगर किसी ने कुछ भी अपने एसेट को लेकर, संपत्ति को लेकर, कुछ भी गुड्स को लेकर अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? वो एसेट्स कहलाएंगी और हिंदी में बोलते हैं उसे जी। इसके बाद आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है आहरण। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग होती है। इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि ये क्या है। जैसे कि साइंस जो है जिसके कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस होते हैं, जिसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जब आहरण ये वर्ड आया तो आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी बिजनेसमैन, जब कोई भी ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए पैसा, कैश या फिर कोई भी माल, गुड्स, संपत्ति, किसी भी चीज को निकालता है तो वो क्या कहलाती है? ड्रॉइंग्स कहलाती है। व्हेन ओनर withdraw cash or any other goods out of his business for his personal use, it is called what? His drawings। और हिंदी में उसे कहेंगे हम आहरण, यानी निजी उपयोग हेतु अगर किसी भी प्रकार से रोकड़ और संपत्ति या किसी भी वस्तु को उपयोग किया उसने तो उसे आहरण कहेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट लायबिलिटीज, यानी कि दायित्व। लायबिलिटीज यानी दायित्व। दायित्व बोलने से ही हमारे समझ में ये आ जाना चाहिए, दायित्व हमारे ऊपर कुछ बोझ है। तो जब ये बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में जो भी चीजें देने वाली हैं, जो भी चीजें किसी को देना बाकी है, यानी कि वो क्या हो जाएंगी? बोझ कहलाएंगी। उसे ही हम बिजनेस में कहते हैं लायबिलिटी, यानी दायित्व। और दायित्व जो बिजनेस में आते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं लायबिलिटीज। पहली होती है फिक्स्ड लायबिलिटीज, यानी कि स्थायी।
दूसरी होती है करेंट यानी कि चालू, और तीसरी होती है कंटीजेंट। स्टार्ट किया तो आप लोन वगैरह लेते हैं, तो लोन अगर आपने लंबे टाइम के लिए लिया है तो ये फिक्स्ड लायबिलिटी कहलाएगी, यानी आप दीर्घ काल में लॉन्ग पीरियड में आप वो लोन की वापसी कर सकते हो, है ना। इसके बाद अगर किसी ऐसे दायित्व जिनका आपको पेमेंट जो है 1 साल के अंदर अंदर करना है, 1 साल के भीतर ही जिन दायित्वों का भुगतान करना है उन्हें आप चालू दायित्व कहेंगे, यानी कि करंट लायबिलिटी। एंड कंटीजेंट यह होता है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटीज, अनएक्सपेक्टेड मतलब जो अचानक से उत्पन्न हो गई, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं है कि ऐसी कोई लायबिलिटीज हो सकती है, तो वो सारी लायबिलिटीज, फॉर एग्जांपल आपका माल से भरा हुआ ट्रक जा रहा है, आपके बिजनेस से माल जा रहा है कहीं दूसरे शहर में और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, आप तो सोचा नहीं है आपने कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, माल जो है आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो आपके ऊपर क्या हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी हो गई। इस प्रकार की जो लायबिलिटी होती है वो कंटीजेंट होती है, और इसे जो है आप कभी भी बैलेंस शीट बनाते हैं, ये याद रखिए, आगे के लिए फ्यूचर में काम आएगा। बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें शो नहीं करते, बस उसे नोट के माध्यम से आप दिखा देते हैं, टिप्पणी के माध्यम से दिखा देते हैं, उसे कभी भी आप शो नहीं करते। इसके बाद आता है नेक्स्ट एसेट्स। एसेट्स यानी कि संपत्ति। संपत्ति सभी जानते हैं, जैसे कि आप लोग अपने घर में अपना फर्नीचर उपयोग करते हैं, वो आपके लिए संपत्ति है, एसेट है। फ्रिज उपयोग करते हैं, आपकी गाड़ी, कार, आपका घर, आपका जमीन, ये सारी आपकी संपत्ति है। बट यही चीजें अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और बिजनेस में जो चीजें आप यूज कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, वो सारी क्या कहलाएंगी, आपके लिए एसेट्स कहलाएंगी, संपत्ति कहलाएंगी। ये भी अगेन आपके 3 टाइप्स की होती है, इसमें भी आपकी होती है पहला फिक्स्ड, दूसरा आपका यहाँ पे करंट होगा, और तीसरा होगा यहाँ पे फिक्टिशियस संपत्ति। स्थायी मतलब जो स्थायी है, जो स्थायी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कहा भूमि, लैंड है ना, लैंड, उसके बाद आपका आ जाएगा बिल्डिंग, मशीन, ये सारी संपत्ति जो है ये स्थायी संपत्ति कहलाती है। मतलब फ्यूचर में इनको आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इनका यूज आप बिजनेस में कर सकते हैं। ऐसी संपत्ति जिनका यूज आप बिजनेस में लंबे समय तक कर सकते हैं, ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं, स्थायी संपत्ति कहलाते हैं। लेकिन वो एसेट्स जिनका यूज आप केवल मतलब जिनको 1 साल के अंदर अंदर जिनको आपको कैश में चेंज करना होता है, वो सारी आपके लिए चालू संपत्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने माल खरीदा, आपने गुड्स खरीदे, तो ये आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी से पैसा लेना है, तो वो पैसा अगर आपको 1 साल के भीतर ही प्राप्त हो जाता है तो वो आपके लिए चालू संपत्ति हुई। आपका जो स्टॉक रखा हुआ है, माल रखा हुआ है गोदाम में, वो आपके लिए चालू संपत्ति हुई। और जो आपके पास कैश है प्रेजेंट में, वो आपके लिए चालू संपत्ति हुई। जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपके लिए चालू संपत्ति हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस यानी कि अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, यानी कि इनटेंजिबल, है ना। और अगर फिक्स्ड है तो उसको हम टेंजिबल कहते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। बट जिसमें इनटेंजिबल मतलब जिसको आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो अपनी उसकी एक प्रसिद्धि होती है, नाम होता है, वो होता है उसका गुडविल यानी ख्याति। फिर उस बिजनेस को जो भी वो वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए एक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये सारी चीजें उनको लेनी पड़ती है। ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, अमूर्त संपत्ति यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स यानी कि जो आपके लिए, जो बिजनेस के लिए क्या है, आगम, जो आप प्राप्त कर रहे हैं। अब ये रिसीप्ट्स जो होंगी, ये देखिए 3 टाइप्स की रिसीप्ट होती है। कैपिटल रिसीप्ट, उसके बाद रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती है, कैपिटल यानी कि जो चीजें आपको पूंजीगत रूप से प्राप्त हुई हैं, जो आपको लंबे पीरियड में के बाद उसको प्राप्त हुई हैं। और जो रेवेन्यू रिसीप्ट, बार बार, जो कैपिटल है वो एक बार आपको प्राप्त हुआ, और जो रेवेन्यू नेचर का होगा वो आपको बार बार प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक है। नेक्स्ट जानेंगे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। तो बिजनेस करते हैं, नॉर्मली खर्चे होते हैं,
तो जैसे कि आपने देखा आगम रिसिप्ट्स है तो एक्सपेंसेस भी हैं, ये भी कैपिटल नेचर के होते हैं और रेवेन्यू नेचर के होते हैं। कैपिटल यानी जिनको आप बड़े खर्चे जो आप एक बार करते हैं, जैसे मशीन खरीदने में, लैंड खरीदने में, इस प्रकार से जो खर्चे करते हैं वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप बार बार करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने जो भी लेबर्स काम कर रहे हैं उनको वेजेस दे रहे हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको आप सैलरी दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, इस प्रकार से जो एक्सपेंसेस करते हैं वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेंस। और एक्सपेंस मतलब जो खर्चे कर रहे हैं आप, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, और उसके बाद में बिजली का बिल हो गया, लाइटिंग हो गई, पानी का बिल हो गया, और ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इनकम यानी कि आय। आय सभी जानते होंगे, आय आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। जैसे सबके फादर जो अर्न करते हैं, जो आय प्राप्त करते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं, उसे कहते हैं आय। तो किसी भी बिजनेस की जो आय होती है वो होती है इनकम, यानी कि जब जितनी रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंसेस को, जो भी आया है पैसा, उसमें से खर्चों को माइनस करके जो निकाली जाती है वो कहलाती है आय। नेक्स्ट है प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ सभी जानते होंगे कि अगर हम किसी चीज को बेचें और बेचने पर हमें उसकी लागत मूल्य से, कॉस्ट से अगर अधिक अमाउंट प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, लाभ। तो ये बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं, बट यहाँ बिजनेस में भी हमको यूज करना है। नेक्स्ट है गेन। गेन का मतलब भी होता है लाभ, लेकिन गेन जब हमने बिजनेस की किसी भी प्रॉपर्टी से गेन किया, हमने प्रॉपर्टी के थ्रू गेन किया, किसी भी संपत्ति को बेचकर अगर हमको प्रॉफिट अर्न हुआ तो वो होगा गेन। इसके बाद है लॉस। लॉस यानी हानि। हानि का मतलब होता है अगर हमने कोई भी माल को बेचा और अगर लागत मूल्य से कम मूल्य पर बेचा तो हमें क्या होती है, हानि। यानी कि अगर हमने कॉस्ट से कम में किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को बिजनेस से बेचा तो उसे हम कहते हैं लॉस। नेक्स्ट है परचेसेस। परचेसेस ये भी आपके लिए नया नहीं है, हम परचेज करते हैं, कोई भी सामान बाजार से जाके खरीदते हैं, उसी को हम कहते हैं परचेसेस, और हिंदी में कहते हैं क्रय। परचेसेस रिटर्न, अगर हम जो परचेज किया है हमने सामान उसको वापस करते हैं उसे कहते हैं परचेसेस रिटर्न, क्रय वापसी। सेल्स। सेल्स यानी कि विक्रय, यानी कि बेचना, बेचना, और उसे कहते हैं विक्रय। सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। जब हम खरीदा हुआ माल, बेचा हुआ माल अगर हमें वापस मिलता है, अगर हमने कोई गुड्स बेचे हैं, सेल किए हैं और वो बिजनेस में वापस आ जाते हैं, उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। गुड्स यानी कि वस्तु या माल, जो मैंने आपको बताया सेल्स और सेल्स रिटर्न के समय। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक यानी कि अगर आपका और स्टॉक और इन्वेंट्री, जो स्टॉक रखा हुआ है आपका गोडाउन में, अगर जो स्टॉक रखा हुआ है उसे कहते हैं स्टॉक, और हिंदी में कहते हैं स्कन। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल यानी कि व्यापारिक प्राप्तियां। ये दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है बिल रिसीवेबल और डेटर्स, यानी कि आपका प्राप्ति विपत्र और देनदार। ये देनदार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि देनदार क्या है। जब भी अगर बिजनेस से किसी भी प्रकार से अगर गुड्स क्रेडिट में बेचा जाता है, यानी कि उधार, क्रेडिट यानी उधार, अगर बिजनेस में से गुड्स उधार बेचे जाते हैं तो आपका और सामने वाली पार्टी का एक रिलेशन बन जाता है, क्योंकि आपने गुड्स उसे उधार बेचे और उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो आप दोनों का एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन हुआ, वो आपके लिए डेटर है और आप उसके लिए क्रेडिटर हैं। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने गुड्स जो है सेल किया है, लेकिन क्रेडिट में उधार सेल किया है। अगर आपने उधार माल बेचा तो सामने वाला व्यक्ति आपका देनदार हो जाएगा, उसे आपका पैसा देना है। नेक्स्ट है प्राप्य विपत्र। ये क्या होते हैं प्राप्य विपत्र, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको वो देनदार से पैसा लेना है, लेकिन भाई आपके पास क्या गारंटी है वो देगा या नहीं देगा, तो आप उसके ऊपर एक लिखित में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे जारी करते हैं, जिसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, और ये रिटर्न में होता है। आप एक प्रकार से उससे रिटर्न में ले रहे हैं कि वो आपका पैसा इतने समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देगा। तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, तो इससे आपको भविष्य के लिए एश्योरेंस मिल जाता है, आश्वासन मिल जाता है कि ये पैसा आपका आएगा, और इसलिए इसे भी हम संपत्ति के अंतर्गत ही लिखते हैं, एसेट्स के, करंट एसेट्स के अंतर्गत लिखते हैं, और ये है प्राप्ति विपत्र। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। जैसा ट्रेड रिसीवेबल है उसी प्रकार से ट्रेड पेबल है, लेकिन यहाँ इन दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल उल्टा है।
रिसीवेबल में आप जो है चीजें प्राप्त करेंगे, लेकिन पेएबल यानी कि आपको देना है, तो इसलिए ये आ जाएगा एक्चुअली लायबिलिटीज के अंडर में, दायित्व के अंडर में। ये भी दो प्रकार से, टू टाइप्स के हैं, एक है बिल्स पेएबल और एक है क्रेडिटर्स। जब आपने सामने वाली पार्टी से गुड्स उधार परचेज किए तो आपके लिए वो क्रेडिटर है और आप उसके डेटर हो। तो क्रेडिटर्स यानी वो लोग जिनको बिजनेस को पैसा लौटाना है, वो हो गए कौन? क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल, जैसे कि मैंने बताया कि आपके ऊपर जब कोई लिखता है, विपत्र लिखता है, तो आप उसे क्या करते हैं? पैसा आपको उससे प्राप्त होगा, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई लिखेगा तो आप उसे देंगे। आपने अगर लिखा है तो आप उससे प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई विपत्र जारी करता है, अगर कोई आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट लिखता है आपके लिए, तो आप उसे पैसा देंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट भी किसी के लिए पुराना, पहले का ही टर्म है कॉस्ट यानी लागत। नेक्स्ट है डिस्काउंट, और हिंदी में कहते हैं उसे बट्टा। डिस्काउंट यानी जब भी माल बेचते हैं तो कई बार डिस्काउंट आप देंगे, और कई बार जब आप माल खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी कि लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी, उसे हम कहते हैं ह्रास, जिसे डेप्रिसिएशन। एंट्री, एंट्री यानी प्रविष्टि, अगर हम जो चीजें यहाँ पे एंटर करते हैं बिजनेस में, उसे हम एंट्री कहेंगे। डेबिट और क्रेडिट, ये दो एक प्रकार से हम बोलेंगे हथियार। हथियार मैंने वर्ड यूज किया, लेकिन ये पूरे जो बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जो सबसे मेन जो है वो डेबिट और क्रेडिट जो है, ये दोनों टर्म्स हैं, और इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बैड डेट यानी कि डूबत ऋण। डूबत ऋण यानी कि जो पैसा आपका डूब गया, आपने कुछ बेचा बिजनेस में, कुछ आपने उधार बेचा, आपने क्रेडिट में बेचा, और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया किसी भी कारण से, तो वो पैसा जो है आपका डूब गया, उसे कहते हैं बैड डेट। ये एक प्रकार से आपके बिजनेस में लॉस होगा। इसके बाद आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि अगर एक पर्सन या एंटरप्राइज जो आपको पे कर सकती है, वो पोजीशन में है कि आपका पेमेंट कर सकती है, तो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। एंड इनसॉल्वेंट यानी कि जो इस पोजीशन में नहीं है, और आपको, या ये पर्सन भी हो सकते हैं और एंटरप्राइज भी हो सकते हैं जो पे नहीं कर सकते, इसे कहते हैं इनसॉल्वेंट।